हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ रेफ्रिजरेशन देखेंगे। रेफ्रिजरेशन के इतिहास के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं रेफ्रिजरेशन के बारे में, रेफ्रिजरेशन क्या होता है उसके बारे में 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि रेफ्रिजरेशन किसी भी एयर या लिक्विड को ठंडा करने का प्रक्रिया है जिसमें हम लोग कम तापमान को पा लेते हैं और किसी भी सामान को ठंडी जगह में रख करके उसको लंबे समय तक ख़राब होने से बचाते हैं और उसका यूज़ करते हैं। ठीक है। तो जो रेफ्रिजरेशन का अगर हम लोग इतिहास देखेंगे तो सबसे पहले चाइनीज़ थे जो जो नेचुरल बर्फ़ होता है, प्राकृतिक बर्फ़ को कलेक्ट करके जमा करके रखने का स्टार्ट किया चाइनीज़ लोगों ने। और इससे उन लोगों ने क्यों ऐसा किया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड और जो डिलीशियस फूड है उसको और शराब को लंबे समय तक ख़राब होने से बचाने के लिए उन लोगों ने ऐसा किया कि जो नेचुरल आइस है, प्राकृतिक आइस है, उसको कलेक्ट करके रखने लगे और अपना लंबे समय तक यूज़ करने लगे उसको, किसी भी खाने का प्रोडक्ट को लंबे समय तक ठीक रखने के लिए। अगर हम लोग भारत में देखेंगे तो भारत में और या इजिप्टियन लोग जो हैं वो लोग बर्फ़ का इस्तेमाल स्टार्टिंग नहीं किए थे। ये लोग मट्टी के बर्तन में ही किसी लिक्विड को लंबे समय तक ठंडा करने के लिए यूज़ करते थे और इसी का यूज़ करते थे, जो कि आज भी बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है आयुर्वेद में। और कहा जाता है कि इसी तरह से हम लोग को नेचुरल ठंडा करना चाहिए, हम लोग को फ्रिज और एसी का यूज़ कम करना चाहिए। अगर हम लोग 1834 में देखेंगे, 1834 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट था जिनका नाम था जैकोब परकिंस। जैकोब परकिंस ने डेवलप किया था एक क्लोज रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है। 1834 पूरा हिस्ट्री में बता रहा हूँ कि 1834 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जैकोब परकिंस। इन्होंने एक डेवलप किया क्लोज रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। ठीक है। सबसे पहला, इससे पहले लोग आइस, जो प्राकृतिक रूप से जो आइस है बस उसी का इस्तेमाल कर पाते थे, लेकिन 1834 के बाद इन्होंने एक क्लोज रेफ्रिजरेशन सिस्टम का इन्वेंट किया, डेवलप किया, विच इज़ यूज, जो कि ये जो क्लोज रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें क्या होता था, थर्मोडायनामिक प्रोसेस का इस्तेमाल किया। ठीक है। ये जो क्लोज रेफ्रिजरेशन सिस्टम है इसमें थर्मोडायनामिक प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया। थर्मोडायनामिक प्रोसेस में कौन कौन सा प्रोसेस है, तो आप तो थर्मोडायनामिक सिस्टम पढ़े ही हैं। उसमें एक है एक्सपेंशन, कंप्रेशन, इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। तो दीज आर द थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो यही सारा प्रोसेस को ये जो अमेरिकन साइंटिस्ट है उन्होंने ये चारों प्रोसेस को डेवलप किया और इससे वो कूलिंग इफेक्ट को प्रोवाइड की, कूलिंग इफेक्ट गेन किया। वी ऑल्सो यूज़ ए रिफ्रिजरेंट, ही ऑल्सो यूज़, उन्होंने एक रिफ्रिजरेंट का इस्तेमाल किया था विच चेंज फेज फ्रॉम वेपर टू लिक्विड एंड वाइस वर्सा, कि उन्होंने एक रिफ्रिजरेंट का भी इस्तेमाल किया, जो कि रिफ्रिजरेंट क्या करता है, फेज चेंज करता है, वेपर से लिक्विड और लिक्विड से वेपर वापस भी आ जाता है। जैसे कि आप लोग वीसीआर सिस्टम जब पढ़े होंगे, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसमें ठीक ऐसा ही होता है। बिकॉज ऑफ दिस वी यूज़ ए रिफ्रिजरेंट अगेन एंड अगेन। इसी की मदद से जो रिफ्रिजरेंट है उसको हम लोग बार बार यूज़ कर पाते हैं और लंबे समय तक एक ही रिफ्रिजरेंट का इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है। अगर हम लोग रेफ्रिजरेशन का प्रिंसिपल देखेंगे तो प्रिंसिपल क्या है रेफ्रिजरेशन का, तो जो मॉडर्न रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो इलिमिनेट कर चुका है ओल्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम को। जो पुराना रेफ्रिजरेशन सिस्टम था, जैसे हम लोग आइस वगैरह से जो ठंडा करते थे, वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम अभी बंद हो गया है। मॉडर्न रेफ्रिजरेशन सिस्टम उसको हटा दिया गया है। एंड एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो कि अभी सिर्फ एरोप्लेन्स वगैरह में यूज़ हो रहा है, इसको भी अभी लगभग कम हो गया है इसका इस्तेमाल। सिर्फ अभी ये एरोप्लेन्स वगैरह में ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ लाइट वेट। वी यूज़ वेपर कंप्रेशन सिस्टम विच इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल। अभी जो हम लोग करते हैं वो वेपर कंप्रेशन सिस्टम यूज़ करते हैं, और जो इन्होंने जो अमेरिकन साइंटिस्ट ने डेवलप किया था वो वीसीआर सिस्टम ही डेवलप किया था, वेपर कंप्रेशन सिस्टम ही डेवलप किया था, जो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड था, रिवर्स कार्नोट साइकिल। और आप लोग रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि रिवर्स कार्नोट साइकिल में कौन कौन सा प्रोसेस होता है और किस तरह से इसका वर्क करता है। अगर हम लोग रेफ्रिजरेंट देखेंगे तो रेफ्रिजरेंट का भी कुछ हम लोग जान लेते हैं कि क्या रेफ्रिजरेंट होता है। तो रेफ्रिजरेंट जो है इसको वर्किंग फ्लूइड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। वर्किंग फ्लूइड की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है रेफ्रिजरेंट का। और रेफ्रिजरेंट को कैटेगराइज किया गया है कौन से कितने पार्ट्स में, तो रेफ्रिजरेंट को मुख्य 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एंड सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट।
अगर हम लोग प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का बात करेंगे तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है, तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट वैसा रेफ्रिजरेंट जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर पाते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ठंडा करने के लिए। जैसा कि एग्जांपल हम लोग वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में देखे हैं कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट किस तरह से, जैसे एमोनिया है तो वो किस तरह से डायरेक्टली यूज़ होता है पूरा साइकिल में और हम लोग को ठंडा कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम लोग प्राइमरी रेफ्रिजरेशन में देखेंगे तो प्राइमरी रेफ्रिजरेशन में चेंज होता है फेज। अपना रेफ्रिजरेंट जो होता है वो अपना फेज चेंज करता है कहाँ पे, इवोपरेटर में। इवोपरेटर में जहाँ पे वो हीट एक्सेप्ट करता है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। और अगर हम लोग सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का बात करेंगे तो ये डायरेक्टली रेफ्रिजरेशन में सिस्टम में यूज़ नहीं हो पाता है एंड इट इज़ ओनली यूज टू ट्रांसफ़र थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन फेज टू अनदर। और ये सिर्फ थर्मल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है वन फॉर्म टू अनदर। मतलब पहले हम लोग प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की मदद से सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को ठंडा करते हैं और फिर सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करके बस जिस सिस्टम को ठंडा करना है उसके बीच में हीट का ट्रांसफ़र करा देते हैं, जिससे कि जो सिस्टम को ठंडा करना है वो ठंडा हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है आइस एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका क्या एग्जाम्पल है, आइस एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आइस एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ड्राई आइस। ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके बना है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नथिंग बट ये कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हम लोग बर्फ़ बना दिए हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे। इसको और दूसरे कॉमन सेंस में हम लोग ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। ओके, इसको हम लोग इसलिए इसका यूज़ किया जाता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का। इसका सबसे मेन एडवांटेज ये है कि इसका जो टेम्परेचर है वो लेस देन आइस होता है, बर्फ़ से भी। बर्फ़ क्या है, ये पानी से बना हुआ बर्फ़ है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ बर्फ़ है। जो ड्राई आइस है ये कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ बर्फ़ है और जो आइस बोल रहे हैं वो पानी का बना हुआ बर्फ़ है। तो इन दोनों में बस यही डिफरेंस है कि जो ड्राई आइस का जो टेम्परेचर है ये बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू द आइस ऑफ ए वाटर। वाटर का आइस जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद वो बर्फ़ बन जाता है और इसका अगर मिनिमम कितना भी ठंडा करेंगे तो इसका जितना मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर जो ये गेन कर पाएगा उससे भी कम टेम्परेचर ये गेन करेगा ड्राई आइस। ठीक है, तो द मेन एडवांटेज इट्स टेम्परेचर इज़ लेस देन द आइस जो कि वाटर का बना हुआ है। समझ आया। अगर हम लोग रिफ्रिजरेंट जो कि हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन जानते हैं कि रिफ्रिजरेंट जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि यूज़ किया जाता है ना, वीसीआर सिस्टम में यूज़ किया जाता है नहीं, इनफैक्ट यूज़ किया जाता था रिफ्रिजरेंट सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको कहा जाता है कि ये जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को भी क्रिएट करता है और जो ओजोन को भी डिप्लीट करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस तरह से ओजोन का डिप्लेशन करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिफ्रिजरेंट इज़ फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन जनरल बाई, ये जो पहली बार जो बनाया गया था ये जनरल मोटर्स के द्वारा बनाया गया था जो कि 1920 में। ठीक है, 1920 में एक जनरल मोटर्स करके एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बनाया था सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद इट इज़ सोल्ड इन मार्केट बाय द नेम ऑफ फिरोन्स, और इसको मार्केट में एक फिरोन्स नाम से बेचा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। ठीक है, जो अगर हम लोग फिरोन्स बोलेंगे इसका मतलब है कि वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक ही प्रजाति नहीं होता है, इसका बहुत सारा रिफ्रिजरेंट फॉर्म है। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे क्लोरोफ्लोरोफॉर्म्स का एग्जाम्पल तो R11, R12, R113, R114, R115 और भी बहुत सारा इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन में मिलता है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन में आप देख रहे हैं कि यहाँ फ्लोरीन ऐड है, मतलब एक हेलो कार्बन, एक हेलोजन ग्रुप का एलिमेंट इसमें इस सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन में इन्वॉल्व है। एक हेलोजन ग्रुप का एलिमेंट है फ्लोरीन, और फ्लोरीन इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन में ऐड है। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये क्या है, हार्मफुल है हम लोगों के लिए, ये ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल है, वो हम लोग देख रहे हैं अभी नीचे। तो समझ में आ गया कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसमें एक फ्लोरीन एटम होना ही पड़ेगा, एक क्लोरीन एटम होता ही है। और इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो R11, R12, R113, R114 एंड R115 etc।
अब देखते हैं कि किस तरह से ओजोन को डिप्लीट करता है। उससे जानने से पहले ओजोन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ओजोन इज ए आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन। हम लोगों ने पहले भी ओजोन का क्लास किया हुआ है। तो ओजोन क्या है, एक ऑक्सीजन का आइसोटॉप्स है जिसमें 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं। ओजोन क्या होता है, आइसोटॉप्स है ऑक्सीजन का और इसमें 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड नेचुरली वेन, ये जो है ये प्राकृतिक रूप से बनता है ओजोन, वेन सनलाइट विथ हाई एनर्जी रेडिएशन स्ट्राइक विथ ओजोन। ये नेचुरली बनेगा। ओजोन लेयर अपने आप ही बनता है और अपने आप ही डिस्ट्रॉय भी होता है अगर अगर वो डायरेक्टली जो हाई एनर्जी रेडिएशन है वो स्ट्राइक करेगा अगर ओजोन से, तब। ठीक है। लेकिन जो हम लोग जो मानव निर्मित द्वारा बहुत सारा जो रिफ्रिजरेंट और बहुत सारा जो गैस है, हार्मफुल गैस है या फिर ग्रीन हाउस गैसेस है, उन लोगों की वजह से ओजोन का डिप्लेशन बढ़ गया है। तो बस उसी के कारण ओजोन का डिप्लेशन होना चालू हो गया। अगर हम लोग नेचुरली देखेंगे तो सनलाइट से जो क्रिएशन का रेट है और जो डिस्ट्रैक्शन का रेट है दोनों सेम होता है। अब हम लोग ओजोन लेयर देखेंगे कि ये स्ट्रियोस्फेयर में पाया जाता है ओजोन लेयर, और इसका जो थिकनेस है वो 10 से लेकर के 50 किलोमीटर तक का होता है। ठीक है, 10 to 50 किलोमीटर तक का लेयर होता है ये ओजोन। अब हम लोग देखेंगे कि ओजोन होता क्या, दिस ओजोन लेयर ये हम लोगों को किस तरह से यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। तो ये जो ओजोन है वो सेमी परमिएबल ब्लैंकेट, एक सेमी परमिएबल मतलब एक ऐसा चादर है जिससे जिससे सिर्फ हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी ही अंदर आ पाएगा। मतलब ये हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसको ढक करके रखा है। जो अर्थ एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर है जल, ठीक है, तो वो एटमॉस्फेयर को क्या करता है, एक ब्लैंकेट की तरह ढक करके रखता है जिसमें जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज को आना मना है। अल्ट्रावायलेट रेज नहीं आ सकता है, सिर्फ उसमें क्या आ सकता है, हाई ग्रेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सब आ सकता है। सेमी परमिएबल है जिसमें वो यूवी रेज को रोक लेता है, बाकी जो सनलाइट में है वो सारा हमारे एटमॉस्फेयर में आ पाता है। एंड इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज, और ये हम लोग को यूवी रेज से बचा लेता है। अगर हम लोग ओजोन लेयर डिप्लेशन देखेंगे कि किस तरह से ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, तो सबसे पहले इसको एक कैलिफोर्निया के एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है सरूड रोलांड एंड मारियो मोलिना फर्स्ट एब्जॉर्व द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ये जो कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट हैं सरूड एंड मारियो, इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था ओजोन लेयर के बारे में कि ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है। अगर हम लोग ओजोन लेयर डिप्लेशन को देखना चाहते हैं तो ओजोन लेयर का डिप्लेशन हम लोग एयरक्राफ्ट की मदद से आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, एयरक्राफ्ट या स्पेस क्राफ्ट की मदद से हम लोग ओजोन लेयर डिप्लेशन को आसानी से देख सकते हैं। हम लोग स्ट्रियोस्फेयर तक पहुंचा जा सकता है। अगर हम लोग इसका क्रिएशन देखेंगे तो ओजोन क्या करता है, ओजोन का किस तरह से फॉर्मेशन होता है, तो जो ऑक्सीजन एटम है वो हमेशा डबल फॉर्म में होता है। अगर इसमें किसी तरह से ये ऑक्सीजन ब्रेक कर जाए, इसको हम लोग लेबोरेटरी में भी ओजोन को तैयार किया जा सकता है। ओजोन का प्रिपरेशन लेबोरेटरी में भी होता है। और अगर ये ऑक्सीजन, चूँकि सनलाइट इसमें पड़ेगा, हाई ग्रेड रेडिएशन फॉर्म ऑफ एनर्जी जब ऑक्सीजन में पड़ेगा तो ये ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन फॉर्म में। अगेन जब ये ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन इसको इसके साथ फिर से रिएक्शन करेगा O2 के साथ, तो हम लोग को O3 मिलेगा। ठीक है, O3 मिलेगा। तो इस तरह से अपना ओजोन बनता है। लेकिन जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर एक ऐसा रिफ्रिजरेंट जिसमें फ्लोरीन या हैलोजन ग्रुप का कोई एलिमेंट है लीक करता है किसी भी रिफ्रिजरेशन सिस्टम में, आइदर वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में लीक कर जाए या तो रिपेयरिंग के टाइम में, जब आपका रिफ्रिजरेटर ख़राब हो जाता है तो हम लोग रिपेयरिंग के टाइम में लीक हो जाएगा रिफ्रिजरेंट उस पाइप से, जिस पूरा सिस्टम में हमारा रिफ्रिजरेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्लो कर रहा है, वो अगर किसी तरह से लीक हो जाए तो क्या होगा, ये जो लीक हो जाएगा तो क्या होगा, लीक होने की वजह से ये चला जाएगा एयर में चला जाएगा। इट मिक्स विथ एयर एंड मूव टूवर्ड द ट्रोपोस्फेयर, और ये ट्रोपोस्फेयर की ओर मूव करता चला जाएगा। उसके बाद ये धीरे धीरे स्ट्रियोस्फेयर में पहुंच जाएगा, और स्ट्रियोस्फेयर में पहुंचने के बाद क्या होगा, व्हेन अल्ट्रावायलेट रेज एक्ट ऑन CFC, जब अल्ट्रावायलेट रेज क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिएक्ट होगा, स्ट्राइक करेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, तो रिलीजिंग क्लोरीन एटम, तो वहाँ से क्लोरीन एटम को बाहर निकाल देगा।
जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन में सनलाइट मिलेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, तो उससे क्या होगा, क्लोरीन एटम को वो निकाल देगा। और अगर हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एग्जाम्पल, अगर वो पूरा फॉर्मूला अगर हम लोग देखेंगे, तो हम लोग एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन ले लेते हैं, जैसे कि ये फॉर्मूला CCl2F2, ठीक है। CCl2F2 ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसमें एक क्लोरीन एटम, एक फ्लोरीन एटम और एक कार्बन एटम होता है, ठीक है। क्लोरीन फ्लोरीन एंड कार्बन एटम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन फ्लोरीन एंड वन कार्बन एटम होता है, ये पता हो गया आपको। अब इसमें क्या होगा, रिलीजिंग ऑफ क्लोरीन एटम, जब इसमें सनलाइट पड़ेगा, सनलाइट का हाई रेडिएशन एनर्जी जब इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन में पड़ेगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा और क्लोरीन एटम को बाहर निकाल देगा। तो ये इसमें जब स्ट्राइक हुआ तो ये क्या हो गया, CClF2 प्लस Cl, क्लोरीन निकल गया। और मैंने बोला था कि सनलाइट पड़ने से ओजोन का डिप्लेशन नेचुरली भी होता है और क्रिएशन भी नेचुरली होता है, तो ये दोनों रेट आपस में बैलेंस्ड होता है। बट इसके कारण क्या होता है, ये अनबैलेंस्ड हो जाता है और ओजोन लेयर का डिप्लेशन क्रिएट हो जाता है। जैसे जब ओजोन में फिर से सनलाइट पड़ेगा तो ये ऑक्सीजन प्लस O में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, O में ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ब्रेक होकर क्लोरीन देगा। इसके बाद जो ओजोन है, ओजोन के साथ ये क्लोरीन का रिएक्शन हो जाएगा, ओजोन के साथ ये क्लोरीन रिएक्ट करके ClO फॉर्म करेगा और ऑक्सीजन फॉर्म करेगा। जब ये O2 फॉर्म हो जाएगा तो ये O2 स्टेबल फॉर्म हो जाता है, स्टेबल फॉर्म हो जाता है, तो बच गया क्या, ClO। तो वापस से जो ClO है और जो यहाँ से जो O बचा हुआ था, ये O और ClO वापस में रिएक्ट कर जाएगा, और O और ClO वापस में रिएक्ट कर जाएगा और क्लोरीन एटम को बाहर निकाल देगा और ऑक्सीजन एटम अलग हो जाएगा, फिर से ये स्टेबल हो जाएगा। तो फाइनली बच गया क्या, क्लोरीन एटम। तो ओजोन का रिएक्शन होने से, ओजोन का रिएक्शन जब हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन से करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से अगर ओजोन का रिएक्शन हो जाए, O3 के साथ ओजोन का रिएक्शन हो जाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ, तो हम लोग को एक क्लोरीन एटम मिलता है और ओजोन का डिप्लेशन हो चुका होता है, ठीक है। तो हम लोग को फाइनली क्लोरीन मिलता है और ओजोन का डिप्लेशन हो चुका होता है। तो यही था पूरा रिएक्शन। बिकॉज ऑफ दिस डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर नॉट यूज्ड। इसी डिप्लेशन ऑफ ओजोन की वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो इतना सारा जो R11 R12 एंड मेनी मोर थिंग जितना रिफ्रिजरेंट है वो सारा तो बेकार हो गया। तो इसके बदले में कुछ तो रिफ्रिजरेंट चाहिए हम लोगों को। तब आता है HFC 152A, HFC 134A इज़ यूज्ड। इस तरह का HFC ग्रुप का हम लोगों का पास रिफ्रिजरेंट यूज़ होने के लिए आता है, जिसको आप R134A भी बोलिएगा, जो आपका सिलेबस में बिल्कुल है। तो R134A का इस्तेमाल होता है, इज यूज्ड इन इट्स नॉन फ्लेमेबल जो क्या है, R134A या HFC 134A जो HFC ग्रुप का है, ये क्या है, नॉन फ्लेमेबल है, एंड 0% चांस डैट इट डिप्लेट ओजोन लेयर, है ना। और इसका जो है, जब हम लोग HFC ग्रुप का इस्तेमाल करने लगे रिफ्रिजरेंट, तो इसमें 0% चांस होता है कि ये ओजोन को डिप्लेट करे, ओजोन को डिप्लेट करे, ठीक है। ओजोन को डिप्लेशन ये बिल्कुल नहीं करता है, बट दिस हैव हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। लेकिन अगर हम लोग ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बोलेंगे कि इसमें जो HFC है, HFC 152A या फिर HFC 134A, अगर इसमें आप देखिएगा तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग तो ये ओजोन डिप्लेशन नहीं करता है, बट इसमें ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ग्लोबल को वार्म करने का क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसका GWP मतलब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, GWP का फुल फॉर्म ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है, और जो GWP वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, 1300 के आसपास है, ओके। तो HFC 152A एंड HFC 134A जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस किया था, वो बहुत अच्छा रिप्लेस था कि ये ओजोन का डिप्लेशन तो 0% कर दिया, बट ये ग्लोबल को वार्म कर रहा है, थोड़ा थोड़ा गर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हम लोग ये कह सकते हैं कि HFC वाकई कुछ तो सुधार किया है, लेकिन पूरी तरह से सुधार नहीं कर पाया था, ओके। नाउ वी यूज़ हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग क्या करें, हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल करने से क्या हो रहा है, ओ जीरो है ODP एंड 0 GWP। ODP मतलब ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल,
ODP ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल एंड GWP मतलब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो जो ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, दोनों यहाँ जीरो हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता, कुछ यहाँ पे पॉजिटिव होता है, 1 2 3 इसी रेंज में होता है, ज़्यादा बिल्कुल नियर बाई जीरो होता है। बट मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन हैव वेरी हाई फ्लेमेबल, सो सेफ्टी इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मीथेन वगैरह, तो ये सब में क्या होता है कि इसमें हाई फ्लेमेबल रेट है, आग लगने की क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा है। तो अब हम लोगों का क्या हो गया कि इसमें अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग को सेफ्टी बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा सेफ्टी चाहिए। इसीलिए भी हम लोग क्या किए कि ये हाइड्रोकार्बन को भी उतना अच्छा रिप्लेसमेंट नहीं मिला कि चलिए ODP और GWP हो गया तो हम लोग को यहाँ तक पहुँच गए कि चलिए, लेकिन हम लोग को सेफ्टी अब चाहिए। तो हम लोग का मेन पर्पस क्या है कि एक ऐसा रिफ्रिजरेंट ढूंढना जो ना तो ओजोन को डिप्लीट करे, ना तो ग्लोबल वार्मिंग करे, ना तो आग लगाए, ठीक है, जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। इस तरह का रिफ्रिजरेंट हम लोगों को चाहिए था। तो अब हम लोग को पूरा आज का डिस्कशन, आज का लेक्चर का क्या क्या निष्कर्ष निकला, ये निकला कि जो HFC है हैविंग प्रीडोमिनेंटली रिप्लेस्ड CFC, कि जो HFC ग्रुप का जो एलिमेंट है वो CFC ग्रुप को पूरी तरह से हटाने में सक्षम रहा। ड्यू टू देयर हाई GWP, चूँकि यहाँ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है HFC का, इसीलिए HFC आर नॉट ए गुड रिप्लेसमेंट सोल्यूशन। इसीलिए HFC उतना अच्छा सोल्यूशन नहीं था उसको रिप्लेस करने के लिए। ओके, द सोल्यूशन आर द नेचुरल रिफ्रिजरेंट एमोनिया, हाइड्रोकार्बन्स एंड CO2। अगर हम लोग इसका तब सॉल्यूशन क्या है, जब ये सॉल्यूशन अच्छा नहीं था, HFC अगर अच्छा सॉल्यूशन नहीं था रिप्लेसमेंट का क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, तो अच्छा क्या था, एमोनिया था, हाइड्रोकार्बन्स था और CO2 था। ठीक है, तब हाइड्रोकार्बन और CO2 से हम लोग इसको रिप्लेस कर पाएँ। अब चूंकि हाइड्रोकार्बन भी चूंकि क्या है, थोड़ा सा ज्वलनशील है, तो हम लोग जो नेचुरल या इनऑर्गेनिक रिफ्रिजरेंट है, इनऑर्गेनिक रिफ्रिजरेंट का ही इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक रिफ्रिजरेंट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जो कि बेस्ट सॉल्यूशन होता है, जिससे ना तो आग लगेगा, ना तो हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग होगा और ना तो ओजोन डिप्लेशन होगा। इसीलिए हम लोग इनऑर्गेनिक सिस्टम का ज़्यादा यूज़ करते हैं। सिस्टम नीड्स टू हैव अ लो TEWI फैक्टर। ठीक है, वो जो सिस्टम है उसका क्या होना चाहिए, TWIP सिस्टम, TWIP फैक्टर जो है, TWIP फैक्टर वो कम होना चाहिए। अब TWIP फैक्टर क्या होता है, तो TWIP फैक्टर होता है वार्मिंग इम्पैक्ट फ्रॉम डायरेक्ट रिफ्रिजरेशन इमिशन। अगर डायरेक्ट रिफ्रिजरेंट अपना निकल जाए, इमिशन हो जाए, ठीक है, वार्मिंग इम्पैक्ट फ्रॉम डायरेक्ट रिफ्रिजरेशन इमिशन। वार्मिंग इम्पैक्ट क्या होगा, कितना गर्म होगा अगर हम लोग डायरेक्ट रिफ्रिजरेंट का इमिशन हो जाए तो जो सिस्टम है वो डायरेक्ट रिफ्रिजरेशन का इमिशन होने से जो गर्म करने का क्षमता है, ग्लोबल वार्मिंग का क्षमता है, वो कम होना चाहिए और इफ़िशियंसी हाई होना चाहिए। और इफ़िशियंसी हाई होता किसका है, एमोनिया का। ठीक है, इसीलिए हम लोग एमोनिया का यूज़ करते हैं। ठीक है, एमोनिया का यूज़ करते हैं, जबकि एमोनिया थोड़ा टॉक्सिक ज़रूर है, बट चूंकि एमोनिया का यूज़ फिर भी हम लोग करते हैं। और जितना इनऑर्गेनिक रिफ्रिजरेंट है, बस हम लोग इनऑर्गेनिक रिफ्रिजरेंट का ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 3-4 रिफ्रिजरेंट लेके आऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिफ्रिजरेंट, सबका इंडिविजुअल सारा का प्रॉपर्टी देखूंगा और उसमें से सेलेक्ट कर लूँगा कि कौन सा रिफ्रिजरेंट हम लोगों के लिए सबसे उत्तम है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे एट होम, कीप लर्निंग, थैंक यू।